नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। क्या बिहार एक बार फिर जंगल राज की चपेट में है? क्या बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल पा रहा? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वहां आम आदमी तो दूर, खास आदमी भी सुरक्षित नहीं है। पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की उनके ही घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी दरभंगा के सुपौल में अपने घर में अकेले रहते थे। बीती रात किसी ने घर में धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इस केस में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में तो लिया गया, लेकिन अभी तक हत्यारों या हत्या की किसी ठोस वजह का पता नहीं लग सका। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से तुलना करके इस मामले में पुलिस की नाकामी को छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें किसी की हत्या को अंजाम देने से डर नहीं लगता? इस मर्डर ने विपक्ष को भी एक हथियार थमा दिया है। जो लोग दूसरों पर जंगल राज का आरोप लगाते थे, अब वो खुद जंगल राज के आरोपों से घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के मौजूदा हालात की तुलना आतंकराज से कर दी। वहीं उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालेंगे तो हश्र तो यही होगा। आज की बहस इसी राजनीतिक हत्या पर, लेकिन पहले ये सुन लीजिए बयान। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जेडीयू नीतीश जी की और बीजेपी, उनके हाथ में सरकार रही नहीं, और जिनके हाथ में उनको सरोकार से मतलब नहीं कि न सिर्फ त्वरित कार्रवाई हो बल्कि बिहार की सरकार एक्नॉलेज करे हम असफल हुए हैं, और उनको ये कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमसे नहीं हो पा रहा है। जिन भी तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। आरजेडी के नेता राजनीति करने के लिए बयान देते हैं, वो अपने समय का कार्यकाल भूल जाते हैं और एक स्टेज पर वहाँ के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई को सेना तक बुलानी पड़ी थी। वो वहाँ के काले दिन थे, ये उजले दिन। इसमें नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ में चला रहे हैं। थाना नेता माफिया अपराधी इन्वॉल्व होंगे तो हत्या को कौन रोकेगा? और मुकेश जी के पिता की अविलंब स्पीडली ट्रायल चाहेंगे। हम लोगों ने तुरंत ये निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया है और शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे सबको जेल के सलाखों के अंदर बंद किया जाएगा। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता है, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। क्या बिहार के हर जिले में रोज हत्याएं हो रही है और ये लोग अपने तंद्रा से, अपने नींद से जाग नहीं रहे हैं। भगवान भरोसे यहाँ की जनता को छोड़ दिया। सरकार क्या होती है उनको समझ में आता भी है, या जितने अपराधियों तत्वों का मनोबल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि ये लोग कुछ दिन सरकार में रहेंगे। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, करने दीजिए, 72 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आएगा। क्या नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा? रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम आरा जेडीयू से हमारे साथ हैं। एजाज यादव हमारे साथ हैं आरजेडी से।
आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल अंजुम आरा जी आप ही से है, चूंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनसे अब प्रदेश का भला नहीं होने वाला है, नहीं संभल रहा बिहार उनसे। अखिलेश जी, प्रदेश किससे संभलेगा और किससे नहीं संभलेगा ये नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष नहीं तय करता है, इसको तय करती है जनता। और जनता 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को ही तय करती रही है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट का जनादेश दिया। तो नेता प्रतिपक्ष के सर्टिफिकेट की आवश्यकता जनादेश क्यों दिया गया? नहीं, ये जनादेश क्यों दिया गया? अंजुम आरा जी बिल्कुल आप ही से पूछ लेता हूँ, ये जनादेश क्यों दिया गया, ये समझ रही कि नहीं आप लोग? जनादेश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है? जनता भी इस बात को समझ रही है कि जिस चीज के लिए जनादेश लगातार हम देते रहे 2005 से तभी तो सवाल खड़ा हो गया ना अंजुम जी कि जनादेश जो जनता ने दिया, तो सबसे जो बुनियादी चीज होती है वो जान माल की हिफाजत होती है। अगर वहां पर एक पूर्व मंत्री के पिता की इस तरीके से घर में घुसकर हत्या कर दी जा रही है तो आम आदमी खुद को कहां तक सुरक्षित महसूस करेगा? अखिलेश जी निश्चित रूप से ये बहुत ही मर्माहत, दुखद और पीड़ादायक ये घटना घटित हुई है और ये जघन्य अपराध की श्रेणी में है। निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं कहती हूँ कि ये जो घटना घटित हुई, चाहे वो एक आम आदमी के साथ हो, खास के साथ हो या फिर किसी मासूम के साथ, बिहार सरकार कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप बर्दाश्त मत कीजिए, आप पकड़ भी लीजिए अपराधियों को, लेकिन जो हत्या हो गई वो व्यक्ति दोबारा तो जीवित नहीं हो जाएगा। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी, इसीलिए सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। एजेया यादव जी, आप लोग जो कह रही हैं टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी, इसका मतलब क्या? नीतीश जी पर सीधे हमला है आपका? नीतीश कुमार को आप कह रही हैं टायर्ड? सबसे पहले तो जब आप बिहार के मुखिया हैं तो आपको बिहार की असल खबर तो होनी चाहिए, वो सक्षमता तो होनी चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। आज चारों तरफ से आवाज़ आ रही है और देखने को मिल रहा है कि अपराध बढ़ रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? नीट का पेपर लीक हो जाता है, जो अपराधी हैं उनको ये बचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह वो पकड़ा नहीं जाए। अगर मुख्यमंत्री जी का पॉलिटिकल विलिंगनेस हो तो 24 घंटा के अंदर नीट का क्वेश्चन पेपर लीक वाला अपराधी पकड़ा जाएगा जो मुखिया छुपा फिर रहा है। लेकिन सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, सरकार चाहती ही नहीं है कि ये लोग पकड़े जाएं। आज भी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, अगर नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो 24 घंटा या 12 घंटा में अपराधी पकड़ा जाएंगे। लेकिन ये इच्छा तो होनी चाहिए। ये लोग एक तो अपराध करवाते हैं, ऊपर से अपराधी को बचाते हैं और कहते हैं कानून का राज है, अपराधी नहीं बचेगा, सजा मिलेगी। भाई कम मिलेगी, अपराध हो जा रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। और सिर्फ ये कह देने से कि कानून का राज है, कानून का राज तो हमें नहीं दिख रहा है। किन्हें दिख रहा है? रिटायर्ड व्यक्ति जो लोग हैं उनको कानून का राज यहाँ दिखता होगा। बिहार में तो कानून का राज नहीं है, न देश में कानून का राज है। तो इस पे ये लोग क्या टिप्पणी करते हैं? निर्मम हत्या होती है और ऐसे निर्लज्ज लोग हैं ये लोग कि अभी भी ये लोग अपने सरकार को। ठीक है, आपकी बात हो गई, मुझे कुछ और मेहमानों से बात करने दिए, दोबारा फिर लौटूंगा मैं आपके पास। संजीव जी, सवाल आप ही से है। आप ही लोग कहा करते थे ना लालू जी के राज को जंगल राज, अब वो लोग कह रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके का समय आ गया, किस तरीके के हालात बिहार में हो गए हैं कि जंगल राज छोड़िए महाजंगल राज कह रहे हैं आरजेडी के नेता। जो यथार्थ आरजेडी का समय था वो आईना दिखाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही बात है कि ये जो घटना घटी है उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं ये कहीं से भी, और इतनी निर्मम हत्या इस प्रकार से शोक संवेदना भी व्यक्त करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोगों ने तुरंत मिलकर एसआईटी का गठन भी हो गया है। एसएसएल की पूरी टीम गई थी, जो ध्यान में है। आपने भी बताया कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज का कवरेज भी आया है। और जहां तक रहा जंगल राज का सवाल आरजेडी का, ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री आवास से संपोषित होते हुए जिस प्रकार से घटना का अंजाम दिए जाते थे, अपहरण से लेकर हत्या से लेकर, क्या ये साक्ष्य नहीं है क्या? डॉक्टर से लेकर अनेकों इतिहास को अगर खंगारना चाहे तो उस समय के अनेकों इतिहास मिलेंगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि मुख्यमंत्री आवास न्याय के लिए बना है। मुख्यमंत्री आवास जिस प्रकार से वसूली का एक अड्डा बना हुआ था, उस चीज को तोड़ने का काम किया गया। सुशासन ही प्राथमिकता है। जितने प्रकार की घटनाएं घट रही है, सब घटनाओं के सुशासन में, एक मिनट संजीव चौरसिया साहब, एक मिनट, सुशासन में घर में घुसकर हत्या होती है क्या? नहीं, कहां से बोल रहे हैं कि यह सही है? नहीं, आप सुशासन कह रहे हैं ना बिहार में शासन को। सुशासन, एक पूर्व मंत्री के घर में घुसकर उसके पिता की हत्या कर दी जा रही है।
हम लोग इसके बारे में करके तुरंत गठित भी करके संपोषित करने का काम नहीं कर रहे हैं। तुरंत का तुरंत निराकरण के हल की प्रतिशत में जो करना चाहिए सब कार्रवाई की दिशा में ये तुरंत का तुरंत निराकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको बीजेपी के नेता। तो क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं फिर? दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिन बातों को लेकर आप अभी पार्लियामेंट लड़े, इसके पहले भी कुछ चुनाव लड़े, आप उन बातों को पूरा नहीं कर, इतने असंवेदनशील हैं। मुजफ्फरपुर की घटना होती है, आप बोलते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी, बहुत जल्दी पकड़ लेगी। कल गर्दनी वहां पर पटना में दो भाइयों का नाक काट के, जीभ काट कर गड्ढे में उसको मारकर गड्ढे में फेंक देता है, गड्ढे फेंक देता है। आप उसकी बात करते हैं कि हम उस पर जो एसआईटी बैठाएंगे, पुलिस पकड़ेगी। अरे आप मुझे ये बताएं कि आज पूरे बिहार की जनता 13-14 करोड़ जनता गुस्से में है आपके इस तरह के बयान से। आप इतने असंवेदनशील आदमी हो सकते हैं कि महिलाओं का, लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है नौकरी के नाम पर और घर में घुसकर मर्डर हो जाता है, और आप इस तरह के असंवेदनशील बात करते हैं। पूरी बिहार की जनता आप लोगों से नाखुश है और बहुत गुस्से में है। इस बात को आप समझ लीजिए। आप इस तरह से बोल देखिए, इसी तरह के बात आप मुझे बताएं। हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का अगर कोई राज्य है, अगर इस तरह की घटना होती है तो वो शर्मनाक है, वहां भी उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन आप इसको क्यों छिपाते हैं? आप क्यों इस तरह की बातें कहते हैं कि आगे देखेंगे फिर देखेंगे? इस तरह की बात बहुत ही असंवेदनशील है। आप बताइए, अभी मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, मुजफ्फरपुर की घटना में नौकरी के नाम पर बच्चियों के साथ आपने क्या क्या नहीं किया, उस पर भी इनके नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहे। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा देखिए, यही है, यही मंशा इनकी है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो आप उड़ीसा के गवर्नर को देखिए, उसके बेटा को, उसके बेटा ने एक कर्मचारी को से बात करने दीजिए। आता हूं आपके पास, बताइए ठीक है। ज्योति सिंह जी एक मिनट आऊंगा। सबके पास मुझे जाना है। आशुतोष जी भी मेरे साथ हैं, हर्षवर्धन जी, उनसे जरा बात करने दीजिए। ठीक है, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हर्षवर्धन जी, क्या ये सुशासन की तस्वीर है? नहीं, कतई नहीं है। बहुत शर्मनाक तस्वीर है और इसको किसी भी तरह से बचाने वाले, अब आप अगर ये कहेंगे कि 2005 से नीतीश जी की लीडरशिप में आपको मैंडेट मिल रहा है, तो ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लालू जी के जंगल राज के बाद सुशासन का कानून वापस लाया, ये दावा करने वाले, और अब लगातार अगर इस तरह की घटना हो रही है तो ये शर्मनाक है। और एक बात देखिए, कहीं भी हत्या हो सकती है, किसी की भी हत्या हो सकती है। चूँकि मुकेश सहनी बड़े नेता हैं, उनके पिता की हत्या हो गई तो आज शायद राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर भी ये चर्चा हो रही है। लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति है क्या? और मुझे तो बिहार में पिछले कुछ समय में जिस तरह से राजनीतिक तौर पर बाहुबलियों का वर्चस्व दिख रहा है, उसकी तरफ ना तो चर्चा होगी, ना शायद उसको कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सबके थोड़े थोड़े लाभ हानि के सीधे मसले जुड़े होते हैं। और इस सब से इतर मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी इस देश की राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत शानदार काम एक समय में किया, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। उनको स्वतः त्यागपत्र देना चाहिए, उनको खुद वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, जो व्यक्ति इस देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार के उससे मोह से बाहर निकला हो, वो कैसे एक कुर्सी के मोह में इस तरह से बैठा हुआ है कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात। ठीक है हर्षवर्धन जी, जो आप कह रहे हैं वहीं से मैं अब सवाल आशुतोष जी के पास ले जा रहा हूं। आशुतोष जी, 2005 से अब तक लगभग 20 साल हो जाएंगे। 2025 में नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच में 9 महीना लगभग जीतन राम मांझी वाला छोड़ दीजिए आप। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2005 से 10 तक जिन्होंने विकास पुरुष की भी अपनी छवि बनाई थी बिहार में, सुशासन बाबू की भी बनाई थी। आज दोनों छवि क्यों ध्वस्त हो रही है? देखिए, ये सुशासन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता बिहार में कानून व्यवस्था की जो हालत है, और विकास पुरुष वाली जो छवि थी वो भी ध्वस्त हो रही है। आए दिन पुल गिर रहे हैं वहां पर। देखिए, नीतीश कुमार देश के बड़े नेता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पिछले तकरीबन 18-19 साल से वो बिहार की राजनीति में सर्वोच्च मुकाम पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट क्या पिछले 18-19 सालों में बिहार जो देश के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पे कहाँ पे है? आज भी बिहार को देश के सबसे पिछड़े इलाकों में माना जाता है, सबसे गरीब प्रदेश माना जाता है। पर कैपिटा इनकम आज भी देश में सबसे कम है। वहाँ पे राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास है और बिहार के अंदर करीब 60,000 के आसपास है। तो 20 साल बहुत होता है किसी प्रदेश को मूल रूप से आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है।
हाँ, जब वो 2005 में बने थे, 2005 से लेकर 2010 के बीच में जरूर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और तब सब लोगों ने उनकी तारीफ की थी। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बहुत बेहतर किया था, सड़कें बनाने का काम किया था, महिलाओं की शिक्षा को लेकर उन्होंने काम किया था और महिलाएं जो है साइकिल लेकर निकलती दिखाई पड़ती थी, वो उसकी तारीफ हर जगह से हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता 2010 के बाद से बिहार में कोई मौलिक बदलाव हुआ है। जब उनकी दिलचस्पी इसमें है कि उनकी सरकार किसी तरीके से बच जाए, चाहे बीजेपी की वजह से बच जाए, चाहे आरजेडी की वजह से बच जाए, तो अगर आप आइडियोलॉजिकली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हैं, और मैं बहुत सोच समझ के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जब आइडियोलॉजिकली आप पूरी तरीके से बैंकरप्ट हैं, आपको लालू यादव भी उतना ही पसंद है, आपको बीजेपी भी उतनी ही पसंद है, जो दोनों राजनीति के दो ध्रुव खड़े हुए हैं और अवसरवादिता के तमाम नियम आप तोड़ देते हैं, तो फिर उनसे ये उम्मीद करना कि वहां बहुत अच्छी स्थिति होगी, मैं नहीं मानता हूं। और अब तो सवाल खुद उनकी शारीरिक क्षमता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल है जो भारत की राजनीति में पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछने चाहिए। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। पूछे जाने चाहिए। जी, अंजुम आरा जी, जो आशुतोष कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। और सवाल बड़ा साधारण सा है जो वो कह रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूं कि सत्ता से चिपके रहने का जो मोह है नीतीश कुमार का, क्या यह बड़ी वजह है कि आज की तारीख में कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं दिख पा रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, एक चीज मैं कह दूं कि बार बार जो हमारे हर्षवर्धन जी भी और आदरणीय आशुतोष जी भी बार बार जो कह रहे हैं इस बात को कि सत्ता में बने रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार कौन तय करेगा? नहीं, ये अधिकार हर्षवर्धन जी तय करेंगे। ये तो किसी ने बोला नहीं कि उनको अधिकार नहीं है, जनता ने चुना है, जनादेश से तो रहे उस कुर्सी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये हर्षवर्धन जी और आदरणीय आशुतोष जी तो नहीं तय करेंगे, जनता तय करती है और जनता ही जनता ने ही तय किया है। अंजू महाराज जी, ये इसमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो बैठे ना, वो कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी जवाब दीजिएगा, लेकिन आशुतोष ने जो बात कही वो कह रहे हैं कि वो हर विचारधारा के साथ कंफर्टेबल हैं कुर्सी पर बने रहने के लिए। नहीं। मतलब दो छोर पर जो लोग बैठे हैं, बीजेपी आरजेडी, किसी के साथ भी सरकार बना लेते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक ही विचारधारा है कि बिहार की जनता से, आवाम से जो वो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा करना, और इसके लिए वो निर्णय करते रहे। दूसरी बात, दूसरी चीज हर्षवर्धन जी ने एक चीज कहा, गलत बात उन्होंने कहा कि बिहार में बाहुबलियों का वर्चस्व है। मैं चुनौती देती हूँ इन्हें कि एक भी बाहुबली का वर्चस्व किसका है वो नाम यहाँ उद्भेदन करे। मैं इनको विश्वास दिलाती कि 24 घंटे के अंदर उस बाहुबली का अगर किसी ने इस तरह का कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। और यही बात उसके लिए कहिएगा जिसने मुकेश सहनी के पिता की हत्या की, 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा वो भी। और यही कारण निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये बोलकर जा रही हैं आप एबीपी न्यूज़ पर। बिल्कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जांच चल रहे हैं, साइंटिफिक जितने भी जांच होते हैं, जो साध्य होते हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एसआईटी का गठन हो गया है और इसी को कहते हैं कानून का राज। नहीं अंजू महाराज जी, इसको कानून का राज तो नहीं कहते, आप कह लीजिए कानून का राज, आप कह लीजिए, आप जेडीयू की प्रवक्ता हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घट रही है उसको कानून का राज तो नहीं कहते हैं। कानून शासन जो होता है ना इकबाल से चलता है, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज पुलिस का डर नहीं दिख रहा है बिहार में, जो अपराधी हैं वो बेखौफ नजर आने लगे हैं। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं? अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करना, इसी को कहते हैं कानून का राज और इसी को कहते हैं। ठीक है, आप कह लीजिए कानून का राज। हर्षवर्धन जी, सरकार इसे लगा रही है। अंजुम जी, बिल्कुल न मैं तय करूंगा, न आशुतोष तय करेंगे, न कोई और तय करेगा, बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन राजनीति में नेता का अपना भी आत्मबल होता है, राजनीति में नेता की अपनी नैतिकता होती है। 105 सीट वाले नीतीश कुमार आज 43 सीटों पर आकर टिक गए हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि बिहार की जनता आपको जिता रही है। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, इस चक्कर में हर बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों सजा कर दे देते हैं। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला है, और अगर यही मैंडेट है तो जिन नीतीश कुमार की प्रशंसा हम सब लोग करते थे, और बिना किसी संकोच के मैं कह रहा हूं कि अगर आज मैं ये कह रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की योग्य नहीं है, तो एक समय तक हम लोग ये कहते थे कि बिहार जैसे राज्य को जिस तरह से लालू जी के जंगल राज से खींचकर नीतीश कुमार लाए वो बहुत बड़ी बात थी। और बाकी चीजें आशुतोष जी ने गिनाई है, मैं उसको दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं तो जाकर नेता ये सोचेगा ना। और आज नीतीश कुमार जी के ऊपर ये आरोप लगते हैं, मैं नहीं जानता हूं, मैं पटना में नहीं बैठा हूं, लेकिन लोग पटना के गलियारों में ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अब इस मनोदशा में, मना स्थिति में नहीं है कि वो अपने निर्णय ले सके, सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं।
ऐसे में कैसे सरकार चल पाएगी? और उसका उदाहरण कई बार दिखता है नीतीश कुमार जी के भाषणों में, नीतीश कुमार जी के व्यवहार में। बाकी आप उस पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं, आप स्वतंत्र। सवाल संजीव चौरसिया जी आपसे यह है कि देखिए नीतीश कुमार बार बार बात तो हो रही है, लेकिन फिलहाल अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप लोगों के सहयोग से ही हैं, बीजेपी समर्थित ही सरकार है, आप लोग साथ में हैं सत्ता में, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी से आप लोग भी नहीं बच सकते। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसे लचर हो रही है, क्यों हो रही है? हेलो, आज सबसे बड़ी बात है कि जो समन्वय भाव से एनडीए के विकास और विश्वास के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया, वो निरंतर उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गिरते हुए पुल के साथ संजीव चौरसिया जी, गिरते हुए पुल के साथ विकास कर रहे हैं। गिरते हुए पुल का आप देखिए ना, उसके लिए भी तो गठित किए गए महीने भर में दर्जन भर पुल गिर गए। आप तो देखिए ना कि जब तेजस्वी जी उस समय का क्या स्थिति रहा है, तो कभी तो ध्यान उन लोगों ने दिया नहीं, केवल प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम सर ऐसा है संजीव जी, सुनिए, आप तो मास लीडर हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, आप चुनाव जीत कर आते हैं, इस तरह की बात आप क्यों बार बार कर रहे हैं? तेजस्वी जी फलाना ढिमकाना ठीक है, लालू जी ने जो किया तो सत्ता से बेदखल कर दिया वहां की जनता ने उनको, लेकिन अगर आप लोग सत्ता में कब तक उन्हीं की बातें याद दिलाते रहिएगा जनता को? 20 सालों से नीतीश कुमार 19 सालों से अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनको तो तस्वीर बदल देनी चाहिए थी बिहार की। आज जो विकास की बातें हम जनता को तो बताते हैं, जनता इस बात को मानती भी है कि आज बिहार में विकास नहीं हुआ है क्या? आज एनडीए के शासन जब से आई है बिहार की गति बढ़ी नहीं क्या? बिहार के पैमाने बढ़े नहीं क्या? बिहार के अवसर क्या पैमाने बढ़ गए? बताइए जरा, गिनवा दीजिए 5 पैमाने। क्या 5 पैमाने बढ़ गए विकास के, जरा बताइए। कॉलेज की स्थिति देखिए, कितने मेडिकल कॉलेज हुए हैं, जहां 2 सिटी होते थे 13 जगह हुए हैं। पुल पुलिया की स्थिति देखिए, 20 साल पहले 2 दशक गुजर गए, 2 दशक में कुछ मेडिकल कॉलेज खुल गए, तो यही विकास है क्या ज्योति जी? कॉलेज सड़कों का जाल बिछा है, पुल पुलियों का निर्माण हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ है, जिक्र किया पुल गिरने की बात, उस पुल गिरने में आपको हम बताएं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार और कितने तरह की माफिया का काम है। इसमें जानते हैं, पुल जो गिरा है उस पुल के पाए के नीचे जो बालू माफिया लोग हैं वो वहां से मिट्टी और बालू निकाल लिए हैं, जितना भी पुल बना है, तो वो तो पुल गिरना ही है। तो अब बताएं आप कि जो बालू माफिया किससे जुड़े हुए लोग हैं कि जो वो बालू वहां से मिट्टी निकाल लेते हैं? तो इसमें नेताओं से लेकर अफसर से लेके, और अब नीतीश कुमार का हालत देखिए कि स्टेज पर अफसरों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि हे ब्यूरोक्रेट्स साहब लोग, आप लोग क्राइम रोक दीजिए। वो लोग बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ के वो भी बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ये तो स्टेज की बात है ना, हम तो कोई अपने बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए, आप इसकी जो बात कहते हैं कि जब ये लोग बात कहते हैं कि देश SC ST की बात करते हैं, और मैं बताऊं, ये साहनी इनके पिताजी के जो हत्या हुई है, ये शुद्ध रूप से OBC और SC ST के मनोबल को गिराने की बात है। और ये मुझे आपत्ति है ज्योति जी, आप मैं इस बात को राजनीति कर रहे हैं, साहनी जी के पिता का हत्या कोई बहुत सोची समझी राजनीति, आप OBC SC कहा लाए हत्याकांड में? कदम इनका राजनीतिक होता है। अरे भैया, हत्या हो गई, उसमें OBC SC ST वाली बात कहां से ले आए आप? ज्योति सिंह जी, जब शाह जी अभी टीवी पर आप दिखा रहे थे कि अरे भाई सुन तो लीजिए ज्योति सिंह जी, आएगी तो मुसलमानों को एक मिनट इस तरह की बातें करते हैं, जब ऐसी घटनाएं होती है। अरे सुन लीजिए भाई, गठबंधन पॉलिटिक्स करती है, ज्योति सिंह जी, हम उनसे एक मिनट नहीं, आप बात तार्किक तरीके से करिए, कुछ भी बोल के मत आगे बढ़ जाइए। SC ST OBC का एंगल कहां से ले आया हत्याकांड में? क्योंकि जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, वो जाति की वजह से हत्या कर दी। सुन लीजिए मेरी बात, कई हत्याएं हो गई इस तरीके से। इनकी मंशा, क्योंकि इन्हीं के भागवत जी थे जो कभी रिजर्वेशन की बोलते थे कि समीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये इतने ऐसे लोग हैं कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कमाल कर रहे हैं। अब आपने पूरे बहस के इतने संवेदनशील मुद्दे को आपने कितना स्तरहीन कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से आप बिहार की राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे? आप कांग्रेस के नेता हैं, इतनी गंभीरता से बहस चल रही थी, इस तरह से और आपने पूरी तरह से गवर्नर के बेटे ने पूरी तरह से कर्मचारी को जूते से मारा। तो अब आपने कुछ बोला, आप कुछ भी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगता है कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, तो कहीं कुछ भी बोलने लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे ज्योति जी सुन लीजिए भाई, आप लगातार बोलते रहेंगे, बारी से बोलिए। ज्योति सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बारी से अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं होता है,
ऐसे बहस नहीं होती है सर। आपने अपनी बात रख दी, इसी बाकियों को बोलने दीजिए। इसी तरह की राजनीति की वजह से फिर जो दीजिए आप इसी तरह की राजनीति की वजह से बिहार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसी राजनीति की वजह से, यही वो राजनीति है। इतना संवेदनशील मुद्दा बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा, उसमें ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की पिता की हत्या किसी जाति की वजह से हो गई। थोड़ा तो शर्म कीजिए। आप लोग नेता लोग कुछ भी बोल जाते हैं, मनोबल घटाने की है, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल जाते हैं, मनोबल घटाने की बात कर रहा हूं मैं। समझते नहीं, आप क्यों नहीं बताइए? आप महिलाओं के अगेंस्ट बिहार में जो सहयोगी पार्टी आरजेडी, एक मिनट रुक लीजिए, सुनिए भाई, अरे सुन तो लीजिए। आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बाकियों को बोलने दीजिए। अजय यादव आप ही की सहयोगी आरजेडी की नेता है, क्या आपको भी लगता है जाति की वजह से हत्या हो गई? सबसे पहले तो एक बात यह है कि एक अति पिछड़ा नेता के रूप में उभरते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीआईपी के, और उनके पिता की अगर निर्मम हत्या हो जाती है तो बाकी जो आम आदमी है इनका क्या? यानी कि जो उचक्के हैं, जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इनको पुलिस का भय नहीं है? अगर इनको कानून का डर होता तो ये ये हत्या नहीं होती। और आज तो मुझे ताज्जुब नहीं, मैं तो शौक में चली जा रही हूँ जिस निर्लजता के साथ, जिस ढिठाई के साथ बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून का राज है। कहां इन्हें कानून का राज दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं था, जो घर में है और चाकू से जिस निर्ममता के साथ बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, हत्या कर दी गई है, इसको ये लोग मानने को तैयार नहीं है। आपकी सहयोगी है कांग्रेस, उसके प्रवक्ता कर रहे हैं कि ये जाति विशेष के थे, इस वजह से उनकी हत्या की गई, ऐसा आपको नजर आ रहा है? के लोगों के मनोबल को घटाने की बात है। अगर वो अपने ऐसा है क्या, के लोगों को ऐसा है क्या? एक मिनट, आप बहुत दंगई बोलने लगे हैं, बीजेपी किसी को आगे बढ़ता देख नहीं पाती है। और आम आवाम में ये आवाज है कि ये काम बीजेपी जेडीयू अगर कर सकती है। मुकेश सहनी जी आगे बढ़ रहे हैं, आरजेडी के सहयोगी हैं, पिछले कुछ दिनों में कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, ये पहली बात नहीं है। कई बार टीवी में हम लोगों ने न्यूज में सुना है, इसका मतलब हम ये निकालें, अगर आप जाति वाले एंगल से इसको जोड़ रही हैं, कानून है तो क्या इसका मतलब निकाला जाए कि एक जमाने में जो नरसंहार का दौर बिहार में देखा गया था, जाति के आधार पर हत्याएं होने लग गई थी, उस दौर में लौट रहे हैं क्या? भाई वो दौर तो बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि किस प्रकार से नरसंहार हुए थे, किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, आप क्या वादे करके आए हैं? नहीं, वो भी बोल रहे थे मेरे समय। नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे आप, नहीं आप लगातार बोल रहे थे। ज्योति जी, ऐसे बहस नहीं होती है ज्योति भाई, ऐसे बहस नहीं होती है, आप सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए उनको। आप नहीं बोल रहे थे, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए। पर वो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री आवास से संगठित अपराधीकरण होता था। मैं ऑथेंटिसिटी के साथ ये कह सकता हूं, मुख्यमंत्री आवास आरजेडी के समय शासन काल में अपराधीकरण हुआ करता था कि आप मुख्यमंत्री के आवास को आप उसका इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसकी गंभीरता को हटा रहे हैं, तो ये स्तरहीन बात नहीं होती है। किस तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप? तो कहते हैं कि भाई मेरी तो गाड़ी यही मुख्यमंत्री आवास खड़ी है। ज्योति जी मेरी बात समझिए, एक मिनट आप सभी लोग रुक जाइए, एक मिनट सभी लोग रुकिए। ज्योति भाई सुनिए, वो बाहर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े, अगर आप बोलते रहेंगे उनकी आवाज ही नहीं आ पाएगी। आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर चुप रह जाइए, उनको बोलने दीजिए, मैं पूरा मौका आपको दूंगा। जल्दी से संजीव चौरसिया जी अपनी बात खत्म करिए। क्या वो शादी याद नहीं है किस प्रकार से गाड़ियां उठाई जाती थी, किस प्रकार से अपहरण के घटना मुख्यमंत्री आवास से होता था? शुरू हो गए, अरे बोलने तो दीजिए। शराब कैसे रोक रहे हैं? अरे हाईकोर्ट ने जंगल राज वाली टिप्पणी की थी ज्योति जी, आप भूल गए लगता है, सुन लीजिए पहले, उनको बोलने दीजिए। क्या बोलेंगे वो? क्या कोई बात जो भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए ना, आप उनको बोलने ही नहीं देंगे क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है, आगे से घटना नहीं, अपनी बात खत्म करने दीजिए उनको, बात करें। 13-14 करोड़। अरे यार ऐसे नहीं होता ना ज्योति जी, आप गलत बात है, ऐसे मत करिए, बहस खराब, आप डिरेल कर रहे हैं डिबेट को, आप डिरेल कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर की घटना हुई है ज्योति जी, आप डिबेट को डिरेल मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। आप बार बार उसी चीज को दोहराए जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, आप लोग जवाब दीजिए। संजीव चौरसिया जी 20 सेकंड में खत्म करिए, आप उनको बोलने दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में आरक्षण देने का काम किया, आपने कब आरक्षण देने का काम किया है? कभी तो नहीं किया। कोई भी उदाहरण बता दीजिए आरक्षण देने का काम किया है? तो हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया, ठीक है, चलिए हो गया, आपकी बात हो गई।
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सब ठीक है। काम किया है। आशुतोष जी चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। ज्योति जी ये गलत, ज्योति जी ऐसे नहीं बहस होती है। अरे मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं, या तो आप एंकर बन जाइए, फिर आप ही एंकरिंग कर लीजिए। मैं बैठा हूं ना सवाल पूछने के लिए, आपकी हाँ तो बोलने दीजिए ना, सबको बोलने दीजिए। सवाल मैं पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं, सुनिए ना ज्योति जी, हम आरक्षण पे नहीं आज चर्चा कर रहे हैं ना, ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरीके से वहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया बिहार में, आज वहां पर कानून का राज सवालों के घेरे में। मुझे सवाल बाकी लोगों से पूछने दीजिए। और आशुतोष जी देखिए, सवाल यह है, जो बात यहां ज्योति कह रहे हैं, ज्योति जी कांग्रेस के नेता, ये कास्ट एंगल ढूंढने लग गए इसमें। ये कह रहे हैं कि चूंकि वो पिछड़े थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर कांग्रेस राजनीति कर रही है इसमें? हाँ, करेक्ट करने दिए। मैं कहा कि वो एक समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते थे और उसको एक लेवल पर सबके समान लाना चाहते थे। अगर उस समुदाय के लोगों पर नीतीश कुमार अंकुश अगर नहीं बचा पाते हैं तो माना जाएगा कि उस समुदाय के लोगों के वो विरोध में है। ठीक है मुकेश, आशुतोष जी। ठीक है, हाँ देखिए अखिलेश जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लिहाजा मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ, कल अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने आती तो बात अलग होती है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, आरजेडी, तमाम लोगों के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं। क्या 2024 में हम लालू यादव की बात करके उनके सिर पे ठीकरा फोड़ के हम आज बाहर निकल सकते हैं क्या पिछले 20 सालों के अंदर हिंदुस्तान में कोई बदलाव नहीं आया है क्या? हिंदुस्तान बहुत कुछ बदला है। अब हिंदुस्तान या बिहार, हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश हो, वो जंगल राज की स्थिति में नहीं पहुंच सकता है, और कोई नेता चाह कर भी उसको जंगल राज नहीं पहुंचा सकता। आज कोई तमाम जो जातियों के आधार पर जो तमाम सेनाएं बनी थी, आज वो संभव नहीं है। आज नक्सली आंदोलन उस तरीके से नहीं बढ़ सकता जिस तरीके से एक जमाने बिहार में था। तो ये अतीत की बातें करके आप वर्तमान को आप नहीं मिटा सकते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मुकेश सहनी के पिताजी की मृत्यु हुई है, ग्रुसम तरीके से मौत हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की होगी। प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे, नीतीश जी सवाल पूछे जाएंगे। अब आप, ये तो हर जगह होता है, किसी प्रदेश के अंदर अगर कहीं किसी की हत्या होती तो जांच होती है, तो जांच हो रही है, पुलिस FIR दर्ज हो गई, इसके आधार पर आप कहीं नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, बाकी जगह तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं जो बार बार इसको इशारा कर रहा हूं कि नीतीश जी के पास इतिहास में वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जब वो चाहते तो पूरे बिहार की किस्मत को बदल सकते थे। क्या उन्होंने बदला है? क्या? कितनी शर्मनाक स्थिति है कि 15 पुल गिर गए। अब आप सोचिए, अगर ये घटना किसी दूसरे राज्य में होती, जहां विपक्ष की सरकार होती, तब कितना बड़ा तांडव मचता। अब पुल के पुल एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर क्या आ रही है, वो एक इंजीनियर के पैर की तरह लपक में। अब ये मुख्यमंत्री का काम है, तो मुख्यमंत्री किसी इंजीनियर के पैर पकड़ने जा रहे हैं, पुल गिर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि या तो नीतीश जी के हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फिसल चुका है, या उन्होंने वाकई में सत्ता किसी और लोगों को सौंप दी है। क्योंकि जिस नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, वो एक बहुत ही अच्छे प्रशासक है, बहुत अच्छी पकड़ उनकी प्रशासन के ऊपर रहती है। मैं बिल्कुल 2005 से 10 जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे आशुतोष जी, मैं भी बिहार से हूं, वो स्वर्णकाल माना जाता है एक तरीके से बिहार में। अगर आप देखें तो बहुत शानदार काम किया था नीतीश कुमार ने, इसमें कोई भी तारीफ करेगा, विपक्ष का भी होगा, विरोधी भी होगा, तो कहेगा कि हां उस वक्त सुशासन का राज था, उस वक्त विकास की तरफ बिहार बढ़ता नजर आ रहा था। माफियाओं, गुंडों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई उस दौर में हुई थी। 5 साल के दौरान कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था। दरभंगा पहुंचने पर मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की बेरहमी से हत्या की गई है, निषाद समाज के लिए यह काला दिन है, बिहार सरकार जल्द कार्रवाई करे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह कहना मुकेश सहनी का। तो दरभंगा पहुंचने पर मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा निषाद समाज के लिए आज का दिन काला दिन है, मेरे पिता की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। तो उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हाँ ज्योति जी आप उससे कुछ जोड़ना चाह रहे थे, जोड़ लीजिए। चलिए आप ही पहले बोल लीजिए, बोलिए, उसके बाद में जाता हूं बाकी लोगों के पास। हाँ, लेकिन छोटे में रखिएगा सर। जितना सीरियस आप बात कर रहे हैं, जितनी बातें हमारे प्रबुद्ध पत्रकार और जर्नलिस्ट लोग भी बोल रहे हैं, हमारा आपका सबका कंसर्न यही है कि जो जिस बात की वो दूसरे पार्टी को बोलते रहे, तो वो क्यों नहीं इस पर अमल करते हैं। और ये केवल एनार्की नहीं, ये तो दिखता है कि डिसऑर्डर एनार्की है, कि हर इंडिविजुअल जिसको जो मन कर रहा है उस बिहार में कुछ भी कर दे रहा है। भागलपुर का नाम ले लीजिए, पूर्णिया का नाम ले लीजिए, उस साइड आप किशनगंज का नाम ले लीजिए, कहीं का नाम ले लीजिए, वैशाली का नाम ले लीजिए, पटना शहर में, कैपिटल में देखिए। तो हमारा क्या कहना है कि नीतीश कुमार जी ये जब ये सरकार चला रहे हैं, अगर आप
से नहीं चलता है तो आप इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के दूसरे को दें। तो आप और तो ऐसे भी मैं- अल्पमत और में मैं हैं, इसमें आप अंजुम ऐसे जी- भी अल्पमत में हैं। ठीक है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि मैंने अखबार देखा था, अंजू महाराज जी, मैं कोट कर रहा हूं, मैं कल ही पढ़ रहा था बिहार के किसी अखबार में, राजस्व मंत्री जो आपके हैं वो मान रहे हैं कि बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ स्वीकार किया, मैं पढ़ के बता रहा हूं अखबार में जो खबर छपी है, कि राज्य के गरीब लोगों का भी कोई काम अंचल कार्यालय में बिना पैसे के नहीं हो रहा है। इसे भी फिर सुशासन कह लीजिएगा क्या? सुशासन कहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार न सिर्फ किया वाह, बल्कि वाह। आज उन्होंने कार्रवाई किया है। अच्छा। 100 सीओ 100 राजस्व अधिकारियों का उन्होंने सैलरी वेतन रोका है, उनके ऊपर कार्रवाई जो विभागीय कार्रवाई होती है अप्रोप्रिएट किया है, और इसी को कहते हैं अखिलेश जी सुशासन की सरकार। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जिस तरह से एजा यादव जी कह रही है कि शर्महीन बातें कर रही है, शर्म नहीं आती है, तो एजा यादव जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज उद्भेदन, कल उद्भेदन जब इस केस का हो जाएगा तो क्या आप स्क्रीन पे आके शर्मसार हो करके, लजा करके माफी मांगिएगा? अगर ये मामला आ जाता है कि उन्हीं के, क्योंकि जो अखिलेश जी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं अभी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, उनके घर के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनके घर के काम करने वाले, उनके यहाँ जो दूध पहुंचाते हैं, उनके सस्पेक्टेड एक्टिविटी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है और सघन पूछताछ हो रहा है। ठीक है। अगर इस तरह का एजा यादव जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूँ बाकी मेहमानों के पास। हो करके माफी मांगनी होगी कि जिस तरह से आप कह रही है कि बाहुबली का ये एफआईआर दर्ज नहीं होता था। एजा जी एफआईआर दर्ज नहीं होता था, किसे कहते हैं? अरे शांत रहे, निर्मम हत्या हो रही है, कहाँ 20 साल बाद जाती है? 20 साल से तो आप लोग हैं, 20 साल में आप लोगों ने क्या किया? जंगल राज तो छोड़ दीजिए, आतंक का राज फैला दिया और 20 साल पीछे जाती है। प्रेजेंट की बात कीजिए, 20 सालों में आप लोगों ने क्या किया? कितनी हत्याएं हुई? सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक और हत्याएं हो रही है। इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे। एक-एक करके बोलिए ना, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा ऐसे में। जो मरते हैं उनके लिए ठीक है, एजा यादव को बोलने दीजिए। अंजुम जी, अपनी बड़ाई और किस कानून का राज करती है? लगता है कि आपको कानून का राज का अर्थ ही नहीं मालूम। आपके पास नैतिकता नहीं है। जजी अपराध आप शांत रहे, कानून का राज है, निर्मम हत्या हुई है और आप उपदेश दे रही है नेशनल चैनल पे बैठ करके। अपने अंदर झांकिए और देखिए कि कहाँ सुधार करने की जरूरत है। आपका उपदेश सुनने के लिए लोग यहाँ नहीं है। चोरी ऊपर से सीधा चोरी, चारों तरफ कानून की राज खत्म हो गई है, चारों तरफ लूटपाट हो रही है और अब बैठ एक एक करके बोलिए ना। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए हम एक नेशनल चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, दर्शक हमें सुनते हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बात सुनी जाती है। एक एक करके बोलिए। एजा जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी से, 20 सेकंड में। आप प्रवचन देना बंद करें, कानून का राज खत्म है, हत्याएं हुई है, इस पे क्या करेंगे सो बताइए। नीट क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अपराधी नहीं पकड़े गए और प्रवचन दे रही है बैठ करके। निर्मम हत्या एक अति पिछड़ा समाज के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हुई है, आप प्रवचन दे रही है बैठ के। अरे संवेदनशीलता कहाँ है आप लोगों में? ना आप में है ना बीजेपी वालों में है। अच्छा एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, ठीक है मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। हर्षवर्धन जी को लाइए चर्चा में। हर्षवर्धन जी, अब सवाल यह है कि बार बार पिछड़े पर जो जोर दिया जा रहा है, क्या इसके पीछे कुछ खास तरह की राजनीति आपको नजर आ रही है? क्योंकि मुझे तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले के हिसाब से भी मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन बार बार पिछड़ा क्यों? बड़ा दुखद है, लेकिन शायद बिहार का सच यही है। हम लोग इतनी गंभीर चर्चा पर आज राष्ट्रीय टेलीविजन पर बहस कर रहे हैं और कमाल की बात ये कि इसको कांग्रेस के नेता ने मोड़ा, फिर मुकेश सहनी खुद वही कह रहे हैं। क्या किसी की जान जाना उस पर बात होना है या कौन पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का है? और कल को सचमुच अगर कोई हत्या करने वाला उसी जाति समाज का निकला तो किस तरह की हम लोग शर्मनाक बहस कर रहे हैं और मैं इसका हिस्सा हूं, ये दुख हो रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि इस चर्चा में मुझे बोलना पड़ रहा है, जाति के आधार पर जिस तरह से बांटा काटा गया है उसने बिहार का यह बुरा हाल किया है। और आज वहां अपराधी भी जाति के आधार पर, माफिया भी जाति के आधार पर, नेता भी जाति के आधार पर, अधिकारी भी जाति के आधार पर, और एक दूसरे से बहस करते हैं तो उसमें जाति लाए बिना काम नहीं चलता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानून व्यवस्था का मसला शायद वहां दुरुस्त हो जाए, लेकिन ये जाति सबके अंदर इतने घिनौने तरीके से बस गई है, उसको कैसे निकालेंगे? ये शर्मनाक है। मैं तो शर्मसार हो रहा हूं और कोई नहीं हो रहा है तो मैं क्या ज्योति जी, बार बार इस पर जो आप लोग जोर दे रहे हैं, क्या बिहार को फिर से उसी तरफ ले जाना चाहते हैं? नरसंहारों का जो दौर देखा बिहार ने, जाति के आधार पर क्या क्या नहीं होता था? वरिष्ठ पत्रकार जी को थोड़ा इन बातों, हर्षवर्धन जी को इससे और भी ऊंचे दूसरे जगह जाकर भी सोचना चाहिए। जब हम बात कह रहे हैं कि एक समाज की बात कर रहे हैं,
क्या ये संभव नहीं है कि अगर जैसा कि इन्होंने एक बात कही कि क्या उसी समाज का अगर उनको मार दिया होता, तो मैं पूछता हूं कि क्या दूसरे लोग उसी के समाज को षड्यंत्र के तहत अगर कर दिया गया होगा, तब आप क्या बोलेंगे? मैं तो दूसरी बात कहता हूं, मैं कह रहा हूं, मैं देखिए, मैं नहीं, आपने जो बोला मैं उस पर बोला। आपने बोला कि अगर उसी की जात की हो, पिता की जान चली गई, आपको जाति सूझती है, मुझे जान सूझती है, मेरे आप में ये फर्क है। मैं पत्रकार हूं, इसी तरह से बात करूंगा। आप नेता की तरह बात करते रहिए, आप वरिष्ठ पत्रकार की तरह बात करते रहिए, आप लोगों को गुमराह करते रहिए। मैं आपको गुमराह करने नहीं दूंगा, मैं आपको गुमराह लोगों को नहीं करने दूंगा। अगर जाति कहां से आए भाई, तो किसी के भी हत्या जाति वाली इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? चाहे क्या बात है, मैं लोगों को गुमराह करने नहीं दूंगा। इस बात को आप समझ लीजिए, आप समझिए। अगर किसी समुदाय के लोग आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनकी हत्या पर आपको जाति दिख रही है, जात नहीं दिख रही है। आप क्योंकि आपका दिमाग वहां तक सीमित है, इसलिए आपको दिख रही है। आपका दिमाग वहां तक सीमित है, इस बात को समझ लीजिए। आप सुनिए, मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूं, मैं इससे बड़ी सुन लीजिए मेरी बात को। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, नहीं, कांग्रेस को इसमें जाति वाली बू क्यों आ रही, मुझे थोड़ा समझाइए पहले। दूसरी बात नहीं, पहले इसी बात पे रहिए। मैं अखिलेश जी क्या कहना चाह रहा हूं, कास्ट वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहां से फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं। जिस समाज से वो हैं, मुकेश साहनी जी बहुत स्ट्रगल करके अपने समाज को ऊपर लाना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। आप जब उस समाज का मुखिया के पिता का डेथ हो जाता है, तो एक मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि उस समाज के लोग अगर बढ़ना चाहेंगे तो उनको कुचल भी दिया जाएगा। तो ये मैसेज है। आप जब चिप ने बिल्कुल जहां आपने आपको पता है, जहां आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, वहां हम लेके जाना चाह रहे हैं। तमिलनाडु आपको गुमराह नहीं करने, आपको बहस को मैं डिटेल नहीं करने दूंगा। सुनिए ज्योति भाई, सुन तो लीजिए, एक एग्जांपल दे देता हूं, सुन लीजिए। आप चूंकि जाति का एंगल इसमें खंगाल लाए ना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर आई कि वहां पर बीएसपी के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, वो भी दलित जाति से आते हैं। तो ये क्या मतलब, तमिलनाडु में तो डीएमके की सरकार है, आपकी सहयोगी है, तो दलितों का और आप भी हैं सरकार में। कोई सुन लीजिए मेरी बात को, फिर से बात को समझ लीजिए। वहां पे क्या दलितों का मनोबल, मेरी बात को समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पिछड़ा समाज है, उस समाज का कोई आदमी आगे बढ़कर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, सब तौर पर आर्थिक, तमिलनाडु में भी तो आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे ना भाई। बीएसपी के जो नेता थे दलित थे, वो भी तो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे। इस तरह की हत्या इसलिए कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की पार्टियां जो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट है, जो शेड्यूल शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट है, क्या अगर वो करवा देती तो डीएमके आपके साथ है ना? अगर उसकी भूल गए क्या, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आपके साथ है देश में, सारे देश में। आप बस बोले जा रहे हैं, सुनना ही नहीं आपको जो मैं कह रहा हूं। आप एक तरफा बोले जा रहे हैं, एक तरफा बोले जा रहे हैं। मानसिकता क्यों नहीं आप जाने देना है लोगों को? डीएमके वाले भी दलितों का मनोबल तोड़ रहे हैं ना ज्योति जी, आपकी थ्योरी के मुताबिक। सुनिए, अगर भागवत जी कहते हैं कि अरे मैं जो पूछ रहा हूं, मैं आप पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, आप सवाल तो सुन लीजिए। तो क्या डीएमके वाले भी मनोबल तोड़ रहे हैं दलितों का? मैंने कहा तमिलनाडु में जो सरकार है आपकी सहयोगी, अगर उस प्रवृत्ति के लोग अगर किसी समुदाय को बढ़ने से रोकते हैं तो वो समाज के विरोधी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर पेशाब करवाया। आप संजीव चौरसिया जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ संजीव चौरसिया जी बोलिए, अभी कोई नहीं बोलेगा आपके अलावा। हाँ बोलिए। आज पर इनके साथ ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। कौन कमीशन करने का काम किया है? सबसे बड़ी बात है कि दुख इस बात को हो रही है कि विषय क्या है, किस विषय पर लेते चलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तो ऐसे घृणित कार्य बता सकते हैं अभी कि इनके। सुन लीजिए ज्योति, नहीं ज्योति जी प्लीज, नहीं ज्योति जी बीच में मत बोलिए। ज्योति भाई प्लीज बीच में मत बोलिए, स्काइप के जरिए वो जुड़े हुए, उनकी बात ही नहीं आ पाएगी। आपने क्या किया यार? ऐसे नहीं होता ना ज्योति जी, कि आप ही बोलते रहेंगे। सुनने क्या बोल रहे हैं? अरे बोलने दीजिए, जो भी बोल रहे हैं आप उनसे पूछ रहे हैं। अभी घटना के बारे में क्या करें, कुछ बोल ही नहीं रहे। सुन तो लीजिए। हाँ जल्दी से संजीव जी, जल्दी से। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सब प्रकार से हत्यारी है, पिछड़ों का आरक्षण चुप रहे। पप्पू जी स्वागत है आपका, लेकिन क्या स्वागत किया जाए? बिहार में तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बहुत ही दुखद स्थिति है। देखिए भैया, मैं 2-3 बात कहूंगा। मैं एडीजी साहब से अभी मिला, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, और हम अभी सीएम से समय मांगे हैं मिलने के लिए। अभी हम थे 2 बच्चों की हत्या, जहां बलात्कार करके
आंख फोड़ दिए गए, दोनों पैर हाथ बांध के फेंक दिए गए। एक ही बेटा था 3 भाई पर, उसकी हत्या कर दी गई। 12 साल दूसरे बच्चे 10 साल के थे, उसकी भी हत्या कर दी गई। 1 महीना पहले मुजफ्फरपुर में 200 बच्ची, कोई उतावलापन नहीं दिखी, कोई SFL रिपोर्ट नहीं गया। लगातार पटना और दानापुर में मर्डर हो रहे हैं, घटना घट रही है। मुकेश सहनी जी से मेरी बातचीत सुबह 7 बजे हुई, 7:30 बजे, 7:45 के लगभग। मैं उनसे मेरी बातचीत हुई और उसके बाद हम ADG साहब से बातचीत किए, वहां के SP से बातचीत किए, सबसे बातचीत की। देखिए, एक बड़ा दुखद घटना है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना दिखाई, गृह मंत्री जी ने भी संवेदना दिखाई। आप हमको एक बात हमको आप बताइए। मैं सीधा आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हाई प्रोफाइल केस जो नहीं होगा, क्या उस पे कोई SFL, कोई संज्ञान नहीं ली जाएगी? आप हमको एक बात ये बता दीजिए। दूसरा कि लगातार घटना, मुख्यमंत्री जी जब चौथे बार मुख्यमंत्री बने तो इकबाल क्यों कम हुआ, जबकि वो सुशासन के लिए, उनका ये नेचर नहीं है नीतीश कुमार जी का। तीसरे बार में भी घटना की बढ़ोतरी हुई, चौथे बार सरकार कौन चला रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार कौन चला रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी तक सारी बातचीत नहीं जा रही है? कौन लोग हैं इसके साथ? और लगातार जब इतनी बड़ी घटना, जी मेरी बात 1 मिनट, मेरी 1 मिनट मेरी बात ठीक है, जल्दी खत्म करिए। पहले तो मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से, दोनों व्यक्ति से कोई लेना देना मेरा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं पूरे जिले में, इनके जो मंत्री MLA MP हैं, लगभग की बात कर रहा हूं, वो लोगों का पूरा रजिस्ट्रेशन है, ठेका पट्टा में इन माफियाओं के साथ इनकी पूरी भागीदारी है, भूमिका है। शराब बेचने में इनकी भूमिका है, पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, समय नहीं है, दिया हुआ हूं। सुनिए पप्पू जी, समय नहीं है, छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सवाल सुन लीजिए। हाँ, मेरे साथ कांग्रेस के नेता स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो इसमें जाति वाला एंगल ढूंढ रहे हैं कि वो जिस जाति के थे, पिछड़े थे, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई उनके पिता की। हाँ, मेरे बात को अखिलेश जी आपने यही तो कहा था, क्या गलत बोला? छोटे में बोलिए, क्या समझा? नहीं, पप्पू जी देखिए, ये मैं जो अपना वक्तव्य दिया हूं, मैं बोला क्योंकि ये पिछड़े जाति के हैं, वो समाज को बढ़ाना चाहते थे, वो एक मैसेज आता है। अगर उनके समाज के लोगों का किसी की हत्या होती है तो उससे एक मैसेज जाएगा कि उनको बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, बोलने दीजिए। ऐसा है क्या पप्पू जी? नहीं, मैं एक बात समझिए, अपराधी कोई जात नहीं होता, माफिया कोई जात नहीं होता, नेताओं का कोई ईमान नहीं होता, और थानेदार और ये लोग मिल करके पूरे बिहार को अपराध के और माफियाओं में ढकेल दिया है। मर्डर किसी जात से नहीं हुई है, 2 बच्चे जो हैं वो भी किसी जात से सही बात है। अब इसमें जाति ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा ये मामला। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया। बिहार और केंद्र सरकार पर तेजस्वी का निशाना। गोलीबारी की घटना की लिस्ट जारी की। 4 से 5 दिनों को घटनाओं की लिस्ट जारी की गई है। गोलीबारी की 40 घटनाओं का इसमें उल्लेख किया गया है।